विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और एथेनॉल के ऊपर हमने बहुत चर्चा की है, बहुत डिबेटेबल सब्जेक्ट है एथेनॉल। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि एथेनॉल का इंडिया का मार्केट कितना बड़ा है? फिलहाल में सर अभी हम लगभग 18.7% का एवरेज ब्लेंड रेट पकड़ के चल रहे हैं और टारगेट हमारा अप टू 20% ब्लेंडिंग अचीव करने का है और उसके लिए कम से कम हमें 950 करोड़ लीटर का इथेनॉल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। और इस साल हमारे पास लगभग उतना क्वांटिटी इथेनॉल अवेलेबल होने वाला है और हमारा ब्लेंडिंग टारगेट हम अचीव करने वाले हैं। ओके, अच्छा हमारा तो टारगेट 20% का है ना 2025 के लिए। हाँ जी, 2025 का टारगेट जो है हमारे देश ने जो लिया था वो टारगेट के हिसाब से देश को लगभग 960 करोड़ का इथेनॉल चाहिए सिर्फ पेट्रोल ब्लेंडिंग के साथ। और हम फिलहाल में 960 करोड़ का अवेलेबिलिटी ऑलरेडी हमें दिखाई दे रहा है। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने लगभग उन्होंने जो पिछले टेंडर्स में उन्होंने ये इथेनॉल का टेंडर निकाला था, उसमें मोर देन रिक्वायर्ड इथेनॉल का टेंडर्स उन्होंने ये बिड्स देखा था और अलोकेशंस भी उसी हिसाब से करा गया है। अगर देखा जाए तो हमारे पास लगभग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है इथेनॉल का वो 1800 करोड़ लीटर सालाना बनाने जितना है। अच्छा, में 20% ब्लेंड करने के लिए अगर लगभग 1000 करोड़ लीटर की रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा अदर इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए हमें कम से कम 400 करोड़ लीटर का इथेनॉल की एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है। अच्छा, तो पेट्रोल का कंजम्पशन भी 8.5 से 9% का ग्रोथ है, CAGR है। और हर साल हमारा इथेनॉल का रिक्वायरमेंट ब्लेंडिंग के लिए भी वैसे ही बढ़ता जाएगा। ओके, ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है अभी तो 20% है, आगे हो सकता है कि ये टारगेट और बढ़ जाएं, तो क्या हम 20 से ज़्यादा मतलब 25-30% अगर ब्लेंडिंग की बात आगे होती है तो क्या उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारे पास पर्याप्त कैपेसिटी है, या आपको लगता है कि उसके ऊपर बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा? बिल्कुल है सर। फिलहाल में हमें अगर 30% का अगर हमको ब्लेंड रेट के हिसाब पहुंचना है तो हमें कम से कम 30% के लिए अराउंड 1600 करोड़ लीटर्स की लगभग इथेनॉल की रिक्वायरमेंट रहेगी। और हम फिलहाल कैपेसिटी के हिसाब से वी विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट दैट मच क्वांटिटी। उसके अलावा भी अगर हम अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर वी विल नीड एटलीस्ट 300 टू 400 करोड़ लीटर्स का एडिशनल कैपेसिटी, वो करने के लिए एन एडिशनल 20 से 22,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। हम लगभग 30% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट्स को हम रीच कर सकते हैं। ऐसे देखा जाए तो अभी फिलहाल इस साल हमारा मॉनसून बहुत अच्छा रहा है। गन्ने का उत्पादन हो, मेज का उत्पादन हो, राइस का उत्पादन हो, बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू लास्ट 5 इयर्स। ओके, तो इस हिसाब से इथेनॉल प्रोडक्शन आने वाले साल में बहुत ही हेल्थी रहने वाला है। हाँ, और ब्लेंडिंग के लिए अवेलेबिलिटी भी काफी हेल्थी रहने वाला है। अच्छा, ठीक है। अब मैं पूछता हूं सर आपसे कि एथेनॉल, क्योंकि आज का हमारा जो आपका इंटरव्यू है आपके साथ, हमारा मकसद है कि जो लोग एथेनॉल मार्केट को बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं, इजी तरीके से समझना चाहते हैं, उनको हम जानकारी दे पाएँ। ये जो सर एथेनॉल हम बनाते हैं, आप जरा बताएं कितने तरह के एथेनॉल होते हैं? सर फिलहाल में इथेनॉल बनता है मेजर 3 तरीके से के रॉ मटेरियल से। एक हो गया गन्ने से, शुगर केन। हम पहले तो हम शुगर केन जूस से इथेनॉल बना सकते हैं, शुगर केन सिरप से बना सकते हैं इथेनॉल। और जब हम चीनी बनाते हैं, चीनी का जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो मोलासेस। उस तरीके मोलासेस है, बी हेवी मोलासेस और सी हेवी मोलासेस, दोनों से भी इथेनॉल बनता है। ठीक बात। ये सारे गन्ने के से जो हम इथेनॉल बनाते हैं वो सबके लिए अलग-अलग प्राइस पॉइंट दे रखा है। हाँ, ये सवाल मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था और इसीलिए मैंने आपसे पूछा भी था आम दर्शक के लिए कि ताकि उनको ये बारीक बातें पता चले। अब जैसे मान लीजिए अभी हो ये रहा है कि हम ग्रेन से भी इथेनॉल बनाते हैं और शुगर से भी इथेनॉल बनाते हैं। अब सबके प्राइस अलग अलग हैं। एग्जाम्पल आप ले लें, जो मक्के से इथेनॉल बनता है उसका प्राइस है 71.86 रुपीज़ पर लीटर। सी हैवी मोलासिस से जो बनता है उसका प्राइस है 56.28 रुपीज़ पर लीटर। बी हैवी मोलासिस 60.73 रुपीज़ पर लीटर।
और केन जूस सिरप से जो बनता है उसका प्राइस है 65.61 प्रति लीटर। अब इनमें से सबसे ज़्यादा प्राइस है जो मक्के से एथेनॉल बनता है उसका। आप जरा हमें ये कैलकुलेशन समझाइए कि एथेनॉल के अलग अलग प्राइस जब होते हैं, मान लीजिए सबसे महंगा है मक्के वाला एथेनॉल और सबसे सस्ता है सी हैवी मोलासिस वाला एथेनॉल, तो क्या सबसे सस्ता और सबसे महंगा के बीच क्या क्वालिटी का भी फ़र्क होता है कि मक्के वाला एथेनॉल बहुत बढ़िया होता है, सी हैवी वाला थोड़ा कमज़ोर होता है? ये ज़रा समझाइए सर। जी बिल्कुल नहीं। ये हम जो भी प्राइजेस सरकार ने अलोकेट किया है इथेनॉल का, ये सारा ही इथेनॉल सेम ही है। ये एक कंपाउंड आता है जहाँ पे 2 कार्बन एटम्स है और 5 हाइड्रोजन एटम्स है, C2H5OH, उतना ही उसका केमिकल कॉम्पोजिशन है। और अगर आप ग्लास में रखेंगे इथेनॉल, कोई भी इथेनॉल आप फर्क नहीं कर पाएंगे कि कौन सा इथेनॉल कहाँ से आया है। अच्छा। तो क्वालिटी का तो बिल्कुल भी फिक्स्ड है, क्वालिटी सेम रहेगा। हाँ। और रही बात सर इसका डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का, हमारा देश एक एग्रीकल्चरली डिपेंडेंट देश है जहाँ पे मेजर क्रॉप्स है, हमारा कमर्शियल क्रॉप हो गया गन्ना और दूसरा क्रॉप हो गया हमारा राइस एंड देन मेज जो है हमारा इजी क्रॉप है। सरकार का उद्देश्य या लक्ष्य ये है कि जो उत्पादन हमारे पास बहुत ही ज्यादा है, जैसे गन्ने का उत्पादन हमारे पास चीनी बनाने की क्षमता देश में 35 to 36 मिलियन टन है, जबकि हमारा कंजम्पशन खाली 28-29 मिलियन टन है। तो गवर्नमेंट का ये इच्छा है कि जो एक्सेस प्रोडक्शन है वो डाइवर्ट हो चीनी का इनटू मेकिंग इथेनॉल, ताकि हम उतना क्रूड इंपोर्ट करना कम करें। और रही बात शुगर केन जूस का प्राइस 65 है और CAB मोलासिस का 56 है। ये प्योरली यील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम 1 टन शुगर केन सिरप का जो इथेनॉल बनता है वो हमें कम से कम 320 से 330 लीटर प्रति टन सिरप से मिलता है। अच्छा। जबकि हम ये CAB मोलासिस से बनाते हैं, तब हम जितना भी चीनी वो गन्ने से बनने जाता है, वो पूरा चीनी हम निकाल, we would have recovered all the sugar। शुगर रिकवर करने के बाद जो वेस्ट बनता रिमेनिंग रहता है उसको CAB मोलासिस बोलते हैं। राइट। हाँ। 240 to 250 लीटर्स का इथेनॉल यील्ड आता है। अच्छा। का लक्ष्य या उद्देश्य ये है कि हमें कम से कम 14 to 16% का एबिटा मार्जिन मिले। हाँ। और बिजनेस जो है इथेनॉल का वो। अच्छा, प्रोडक्शन कॉस्ट सर आप जरा हमें ये बताएं कि जैसे एक कोई भी हम एक पकड़ लें, एक एथेनॉल को पकड़ लें, मान लीजिए हम मक्के वाले एथेनॉल को ही पकड़ लेते हैं, करीब 72 रुपये का प्राइस है अगर, तो इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आता होगा? सर अगर उसको ब्रेक डाउन करा जाए, अगर फिलहाल में हमें एवरेज मक्के का कॉस्ट वो डिपेंड करता है राबी क्रॉप या खरीफ क्रॉप पे। फिर भी एक एवरेज जी लगभग हमारा रॉ मटेरियल प्राइस हो गया पर टन आज के हिसाब से 26,000 रुपए, 26,000 रुपीज पर टन। और 1 टन मक्के से हमें मिलता है कम से कम 360 से 308 लीटर इथेनॉल। ठीक है। तो 26,000 डिवाइडेड बाय 360, 380 हमें लगभग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 50 to 53 रुपीज का हो जाता है सर। और इसके ऊपर हमारा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आएगा कम से कम 8 से 10 रुपए। हमारा केमिकल लग गया, स्टीम पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब लगने के बाद 10 रुपीज का ओवरहेड से, और हमें मार्जिन मिलना चाहिए कम से कम 8 से 10 रुपए का। दैट इज द इंटेंशन ऑफ हैविंग दिस प्राइसिंग। उतना मार्जिन तो मिल ही रहा है। मान लीजिए अगर आपने कहा 55 रुपए के आसपास रॉ मटेरियल, 10 रुपये आपने और कन्वर्जन चार्ज जोड़ लिया, तो 55 और 10 65 हो गए। और अभी आपको जो मक्के वाला इथेनॉल है उसका प्राइस आपको मिल रहा है 72 ऑलमोस्ट, तो 7 रुपये। आप कह रहे हैं कि 8 से 10 मिलना चाहिए, इसीलिए इथेनॉल के प्राइस को रिवाइज करने की मांग हो रही है, राइट? जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये है सर, मैं एवरेज प्राइस बताया मक्के का, जो कि प्राइस अभी 26,000 है। जिन कंपनीज के पास एम्पल वर्किंग कैपिटल है वो कंपनी स्टोर करके रख सकते हैं, उसका होल्डिंग चार्जेस भी आता है कंपनीज के ऊपर। और जब हम देखा जाए कि खरीफ क्रॉप में हमारा प्राइस ऑफ मेज ऑलमोस्ट 27-28,000 रुपीज पर टन पहुंच जाता है, तो वो खाता है। अच्छा, एक डिबेट ये भी चलता है नीलानी जी कि फूड वर्सेस फ्यूल, कि भाई जब जहाँ पे फूड की ज़रूरत है वहाँ पर फ्यूल के ऊपर क्यों फोकस किया जा रहा है, इस पर आपका टेक क्या है? और जैसे मान लीजिए बीच बीच में सरकार भी डिसीजन लेती है, जैसे आप देखिए बीच में चीनी के इस्तेमाल को रोका गया था इथेनॉल में, तो बड़ा सेटबैक था आपकी इंडस्ट्री के लिए। तो आप इस डिबेट को किस तरह से देख रहे हैं और आपका टेक इस पर क्या है?
अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सर मेरा, और सरकार का भी जो इंटेंट है इस पे, मैं 2 मिनट लूंगा। आप अगर देखेंगे, जिस साल हमारा मॉनसून अच्छा रहता है तब हमारा राइस और शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा रहता है। हम्म मॉनसून कम रहता है उस साल मेज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा रहता है। हम्म हमारे देश के अंदर जो प्रोडक्ट कंजम्पशन से ज्यादा है, हम्म वो product हम चाहते हैं कि वो डाइवर्ट हो इथेनॉल में। हम्म सर अगर आप देखा जाए कि भारत देश इकलौती ऐसी देश है जहां पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को, चाहे गन्ने का हो, चाहे राइस का हो, या चाहे मेज का हो, हम्म हाईएस्ट एमएसपी है पूरी दुनिया में। अच्छा। और जब हम इतनी बड़ी मात्रा में हम एमएसपी दे रहे हैं हमारे किसान मित्र को, हम्म जाहिर सी बात है हमें वो उससे ज्यादा प्राइस हमें मार्केट में बेचने के लिए चाहिए। द कंज्यूमर हैज टू बाय मच हायर देन द एमएसपी प्राइस। हम्म होता नहीं है, और सरकार को ये होता है कि वो खरीदते हैं हायर प्राइस में और वो बेचते हैं आगे कंज्यूमर को मच चीपर प्राइस में। ओके। बात ये हो गई है कि इंडिया वांट्स टू नाउ डाइवर्ट दिस एक्सेस इथेनॉल और एक्सेस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इनटू योर इथेनॉल टू कर्टेल योर इंपोर्ट ऑफ हाई कॉस्ट क्रूड। हम्म ट्रेड डेफिसिट क्यों इंडिया में इतना ज्यादा हो रहा है? ओके। हम क्रूड बहुत महंगा, हमारा लगभग 20-22 लाख करोड़ प्रति ईयर का क्रूड का परचेज है। हाँ और जबकि हम एक्सपोर्ट करते हैं राइस या शुगर या मेज। हाँ 2 साल पहले सर आप देखेंगे शुगर का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में 24 रुपए पर किलो था। हाँ आज के हिसाब से बिकॉज बहुत सारे जगहों पे वॉर चल रहे हैं तो थोड़ा शुगर का प्राइस बढ़ा हुआ है। हाँ हर साल देश का ये नौबत थी कि एक्सेस शुगर को बाहर बेचने के लिए सब्सिडी देना पड़ता था। हाँ डेफिसिट की तो बात बहुत दूर दूर तक आती नहीं है क्योंकि वी आर एन एग्रेरियन इकोनॉमी। हाँ और देश का दिक्कत ये था कि हम खरीदते महंगा है और हम बेचते हैं बाहर, हम इंपोर्ट करते हैं महंगा और एक्सपोर्ट करते हैं सस्ता। राइट। देयर इज अ बिग ट्रेड डेफिसिट हैपनिंग, which is why we are diverting this excess availability of agrarian inputs into value added products। हमें जहां सबसे ज्यादा वैल्यू मिलता है देश के लिए और हमारे किसान के लिए और हमारे कंज्यूमर के लिए, हम उसमें डाइवर्ट करा जा रहे हैं, चाहे वो राइस हो, चाहे वो मेज हो, चाहे शुगर केन हो। ये करने से हम रेशनलाइज कर रहे हैं, हम डेफिसिट नहीं कर रहे हैं, हम एक्सेस नहीं कर रहे, हम रेशनलाइज कर रहे हैं कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा है और कौन सा प्रोडक्ट इस साल कम है। उस हिसाब से सरकार भी वो टाइम एंड अगेन वो निर्णय लेता है। आपको लगता है कि अल्टरनेट पर भी हमें फोकस करना चाहिए? क्योंकि अगर आप देख लें कि ग्लोबल पेट्रोलियम कंजम्पशन जो है वो उसका मतलब जो भी कंजम्पशन है 4.2 बिलियन टन के आसपास, उसमें अगर आप सारे शुगर को कन्वर्ट कर दें एथनॉल में, है ना, तो वो सिर्फ 0.2 बिलियन किलोलीटर की डिमांड को ही मीट कर पाएगा, है ना। अगर आप टोटल 228 मिलियन मीट्रिक टन वेज ऑयल को आप कन्वर्ट कर दें और कॉर्न को आप कन्वर्ट कर दें, तब भी आप सिर्फ सरफेस को स्क्रैच कर रहे होंगे। तो आपको नहीं लगता कि अल्टरनेट सोर्स पर भी फोकस करना चाहिए रादर देन फूड? जी बिल्कुल सर, अभी सरकार ने एक बहुत ही शानदार पॉलिसी बनाई है जो पीएम जीवन योजना है, जहां पे वो फोकस करे एडवांस्ड बायोफ्यूल्स में। कंपनीज लाइक अस, हम क्या कर रहे हैं सर, अभी फिलहाल में जो शुगर केन का वेस्ट निकलता है उसको बगैस बोलते हैं, हम बगैस से इथेनॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। इसके अलावा जो बायोमास है, जब भी हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को, जो यूजेबल प्रोड्यूस को निकालते हैं, जो रेसिडुअल वेस्ट निकलता है खेत में, हम उनसे बना सकते हैं 2G एथेनॉल, सेकेंड जनरेशन इथेनॉल। और आप विश्वास नहीं करेंगे, सेकेंड जनरेशन इथेनॉल अगर हम लार्ज क्वांटम में बनाने लग जाए, हमारा जो इथेनॉल का प्राइस आज लगभग जो 50 रुपए से लेके 70 रुपीज तक का है, वो घटकर ऑलमोस्ट 30 से 35 रुपए तक का हो सकता है जब हम बल्क में और क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने लग जाए। ओके। और हमारे पास लगभग 360 बिलियन मेट्रिक टन के आसपास का एग्रीकल्चरल रेसिड्यू देश में जो एवरी ईयर वेस्ट हो रहा है, राइट, अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो लगभग हमारे पास 3,500 करोड़ लीटर्स पर ईयर का एडिशनल इथेनॉल हम बना सकते हैं। जी। बस एक कंपैरेटिव दिया जाए, साल में पेट्रोल, पूरे साल का देश में पेट्रोल का कंजम्पशन हार्डली 4,000 करोड़ लीटर से 4,200 करोड़ लीटर का पेट्रोल। राइट। चलिए, अगर सेकेंड जेन इथेनॉल और फर्स्ट जेन इथेनॉल दोनों को मिलाया जाए, जी, हम पूरा पेट्रोल कंजम्पशन को ही रिप्लेस कर सकते हैं। ओह चलिए, तो ये बढ़िया डेटा आपने दिया है।
देखते हैं इसके ऊपर आगे क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया विजय निरानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एथेनॉल पर इन डेप्थ डिस्कशन करने के लिए। आगे हम आपसे फिर बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।